हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, या फिर हम ये कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनके दरमियान डिफरेंस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें कि सबसे पहले हमें इसकी बात करनी है डेफिनेशन की। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हमने डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन हम बताएंगे कि पहले इस सेल का, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो होता क्या है, या यूकैरियोट्स होते क्या हैं। तो हम कहेंगे अ सेल और ऑर्गेनिज्म, या वो सेल या फिर वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल डेफिनेट हो, मतलब बहुत ही अच्छा हो, परफेक्ट हो, एंड उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हो, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोट्स हैं, जिनके अंदर इस किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें हम कहेंगे कि वो सेल या वो ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस हो ही नहीं, विदाउट न्यूक्लियस हो, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो फ्लोटिंग फॉर्म में हो, एंड ऑर्गेनेलिस जितनी भी हैं वो किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड ना हो, बल्कि ऐसे ओपनली सराउंड कर रही हों और ओपनली वहाँ पे मूव कर रही हों। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखेंगे नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स। तो एग्जांपल जो यूकैरियोट है वहाँ पे प्लांट, एनिमल एंड फंजाई की एग्जांपल आती है, लेकिन इधर जो है बैक्टीरिया और आर्चिया बैक्टीरिया इन सब की एग्जांपल आती है। उसके बाद इसकी साइज की बात करेंगे कि सेल का साइज जो होगा वो कितना होगा, तो 10 से 100 माइक्रोमीटर जो है वो साइज होगा यूकैरियोटिक सेल का। एंड प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका 0 से 5 माइक्रोमीटर तक होगा, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बहुत ही छोटा है क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनेलिस कम है, लेकिन इधर जो सेल है वो बहुत बड़ा है क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनेलिस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये 0 से बल्कि 10 से 100 माइक्रोमीटर तक ये मौजूद है। उसके बाद राइबोसोम की बात करेंगे तो राइबोसोम्स, ज़ाहिर सी बात है कि इधर जो हैं वो लार्ज हैं और यहाँ पे जो है वो स्मॉल है। तो यहाँ पे ये उल्टा हो गया। देखें कि यहाँ पे ये 80s है और ये जो है ना इधर जब स्मॉल है तो मतलब ये कि ये 70s है, कि ये जो हैं राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये लार्ज होंगे और इनका 80s जो है ना वो साइज़ होगा। और जो हैं प्रोकैरियोटिक उनके अंदर जो है इनका जो साइज़ है वो 70s होगा और वहाँ पे ये स्मॉल होंगे क्योंकि वहाँ पे इनका इतना ज़्यादा काम नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन्स बनानी होती हैं, बहुत ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत होती है, इस वजह से इनका साइज़ बड़ा है। लेकिन वहाँ पे इतना काम नहीं है, इतना बड़ा सेल नहीं है, इतने उसके फंक्शंस नहीं है, इस वजह से उसका साइज़ भी जो है ना वो कम है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस जो है ना वो क्या है। तो देखें कि न्यूक्लियस जो है वो इसमें यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है, और इसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसने इसको बाउंड किया होता है, लेकिन यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोइड रीजन में होता है, यानी कि सेंट्रल रीजन में होता है और वहाँ पे बस फ्लोट करता रहता है। डीएनए रेप्लिकेशन की बात की जाए तो डीएनए रेप्लिकेट जो होता है ना यूकैरियोट के अंदर वो बड़ा सीक्वेंसली होता है, यानी छोटे छोटे रीजन्स होते हैं। अब इतना बड़ा डीएनए है, ठीक है, इतना बड़ा डीएनए होता है कि उसको सीक्वेंस में करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ से ना अगर करना है रेप्लिकेट, तो सिर्फ जो ये वाला पार्ट है वो रेप्लिकेट हो जाएगा, या सिर्फ ये वाला हो जाएगा, या सिर्फ ये वाला हो जाएगा। कभी भी पूरा डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता। लेकिन जो हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, उनका होते ही थोड़ा सा है तो वो एक ही दफ़ा जो है ना वो पूरा का पूरा रेप्लिकेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डीएनए का जो लेंथ है वो ही बहुत कम है। इसके बाद हम देखेंगे सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल जो है ना ये करेक्टरिस्टिक्स है। देखेंगे यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट और फंजाई में, और ये सिंपल होगी, ठीक है, सिंपल सेलुलोज की बनी होगी या काइटिन की या किसी भी चीज़ की। लेकिन इधर जो है ये बैक्टीरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, एंड इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद बात करेंगे क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स जो है ना इसमें एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि एक सिंगल ही लूप होता है डीएनए का, मतलब कोई प्रॉपर क्रोमोसोम हम नहीं कह सकते। एंड साथ में जो है ना एक प्लाज्मिड
पड़ा होता है जो कि इस तरह सर्कुलर शेप का होता है। और किसी भी बैक्टीरियल के सेल के, अगर ये बैक्टीरिया है तो उसके एक सेल में ये तो इसका डीएनए है ना जो वैसे फ्लोट कर रहा है, और साथ में एक सर्कुलर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। तो वो कहता है कि एक प्लाज्मिड होगा या फिर थोड़ा सा डीएनए होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रॉपर क्रोमोसोम्स जो है ना वो पूरे बने होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रोथ रेट की। तो ग्रोथ रेट अगर हम चेक करें तो ग्रोथ रेट जो है वो इसमें स्लोअर होता है, क्योंकि इसके बहुत सारी फटीके हैं, बहुत सारे एंजाइम्स इसको गुजर के आना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इस वजह से। क्योंकि जब अगर डीएनए पहले रेप्लिकेट करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डीएनए से पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए के बाद जाके फिर आगे वो पहुंचेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, एंड फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आएगा, फिर वहाँ पे राइबोसोम्स लगे होंगे, फिर वहाँ से वो ट्रांसलेट होगा। और उसके बाद वो अमीनो एसिड की चेन बनेगी, फिर आगे और मुख्तलिफ ऑर्गेनेली से गुजरने के बाद फिर वो पैकिंग फॉर्म में आएगी, और फिर वो जाके स्ट्रक्चरल और फंक्शन रोल प्ले करेगी, तब जाके उसका ग्रोथ रेट और साइज़ रेट जो है ना वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही फ़ास्ट हो जाता है। एंड क्योंकि ये सिंपल है, इस वजह से ये बहुत फ़ास्ट हो जाता है। इसी वजह से हम इसको बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ख़ास तौर पे इंसुलिन वगैरह बनाने के लिए, ग्रोथ हार्मोन वगैरह बनाने के लिए इन बैक्टीरियाज़ वगैरह को जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनेलिज़ की। तो ऑर्गेनेलिज़ जितनी होती हैं वो यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलिज़ हैं, बड़ी ऑर्गेनेलिज़ हैं, वो सारी की सारी एब्सेंट है। जैसे कि गोल्जी एप्रेटिस नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, ठीक है, लाइसोसोम वगैरह या बड़ी जो जितनी भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, जितनी भी ऑर्गेनेलिज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म की जो टाइप है वो किस तरह होगी। अगर यूकेरियोटिक सेल है तो फिर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर हो सकता है, क्योंकि जितने भी यूकेरियोटिक सेल होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं और टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम्स, और उसके बाद पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो इस वजह से वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ये सारे होते ही यूनिसेलुलर हैं, यानी कि ये एक से ज़्यादा नहीं रह सकते। हाँ, ये है कि वो कॉलोनी बना के रह लेंगे, लेकिन फिर वो इंडिविजुअली अलग-अलग काम कर रहे होते हैं। वैसे एक कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं, लेकिन कभी भी वो मल्टी सेलुलर नहीं होते, वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद प्लाज़्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन इनमें भी होती है, और लेकिन इनके अंदर जो है वो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन प्रेज़ेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है, क्योंकि इनमें जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें ज़्यादातर सेल वॉल होती है जो उनकी रिजिडिटी करती है, ऑस्मोसिस और सारे फंक्शन जो होते हैं वो उनकी सेल वॉल कंट्रोल कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे साइटोप्लाज़्म की। तो साइटोप्लाज़्म जो है ना वो इसमें प्रेज़ेंट होता है, एंड इसमें जो है हम कहते हैं कि ये कुछ हद तक एब्सेंट है, क्योंकि जिस तरह साइटोप्लाज़्म होता है, जिस तरह उसकी सोल्यूबल फॉर्म्स होती हैं, उस तरह से मौजूद नहीं होता। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं इससे ना इसको लिख दिया जाता है एब्सेंट, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उसके अंदर वो कंपोज़िशन नहीं है। कंपोज़िशन की वजह से हम उसको कह रहे हैं कि साइटोप्लाज़्म जो जैसा कि यूकेरियोट के अंदर होता है, वैसा उसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, आपको बात समझ आई है? यहाँ पे ऑप्शन क्यों लिखे है कि वैसा उसके अंदर नहीं है। वैसे साइटोप्लाज़्म है, लेकिन उसकी कंपोज़िशन डिफरेंट है। उसके अंदर जो एंजाइम्स थे या जो जितनी भी चीज़ें थी, उसकी ऑर्गेनेलीज़ वगैरह थी, वो सारी की सारी ना उन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम यहाँ पे टोटली उसको एब्सेंट लिख देते हैं। साथ में सेल डिवीज़न की बात करेंगे तो इसमें सेल डिवीज़न होती है वो माइटोसिस के ज़रिए होती है। माइटोसिस आपको पता है प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो होता है वो 2 में हाफ़ में डिवाइड हो जाता है, और उसका जितना भी न्यूक्लियर मटीरियल होता है वो भी 2 हाफ़ में डिवाइड हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनते हैं, क्रोमोसोम्स दूसरी साइड पे जाते हैं, वो प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, टेलोफ़ेज़, एनाफ़ेज़, वो सारी की सारी फ़ेज़ेज़ यहाँ पे चलती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल जो है ना वो बाइनरी फिशन होती है, और उसके बाद जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट इधर जो है वो स्लोअर होता है, और इधर जो है वो ग्रोथ रेट फास्टर होता है। अभी हम इनकी डायग्राम जो है ना वो देख लेंगे। तो देखिए कि डायग्राम जो है सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की, तो देखिए इसका सेल कितना हैवी है। इसके सेंटर में आपने देखें ये न्यूक्लियस है, उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लगा हुआ है। उसकी भी आगे से टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी लगी हुई हैं। साथ में इधर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे मौजूद हैं, गोल्गी अपरेटस है, लाइसोसोम है, प्लाज्मिड है और उसके साथ इसकी सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और ये जो भी रेड वाले हैं छोटे छोटे, ये इसके अंदर बाकी जो जैसे ग्लाइकोऑक्सीजोम, परऑक्सीजोम, इस तरह के बहुत सारी ऑर्गेनेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में आप अगर देखते हैं इस प्रोकैरियोटिक सेल को, तो फिर आपको पता होगा कि देखें कि इसमें जस्ट इसके पास पैलेस है, ठीक है, जो इसके इर्द गिर्द हैं, इसकी मूवमेंट में, इसकी फूड कैप्चरिंग में इसकी हेल्प कर रहे हैं। साथ में इसके ऊपर सेल वॉल मौजूद है। और फ्लैजेला जो है ना, ये इलोंगेटेड फ्लैजेला ये वहाँ पे मौजूद है। डीएनए जो है वो यहाँ पे इसका फ्लोट कर रहा है। साथ में इसकी राइबोसोम्स हैं और जितनी भी हुई बस बात है कि सेल वॉल जो है ना वो इसके इर्द गिर्द जो है वो मौजूद है। बाकी इसमें इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसका देखिए, इसका साइटोप्लाज्म देखें, ठीक है, और इसका साइटोप्लाज्म देखें, दोनों के दोनों एब्सेंट हैं। एंड इसमें हम जब बात करते हैं तो मेम्ब्रेन की बात करते हैं, लेकिन इसमें जब बात करते हैं तो सेल वॉल की बात करते हैं। मेम्ब्रेन होती भी है कई में, लेकिन बहुत कम होती है एंड अंदर बहुत थिन सी लेयर होती है। इस वजह से यहाँ पे हम जब लिखते हैं तो हम कहते हैं चलो एब्सेंट लिख देते हैं उसको, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है कि कुछ के अंदर एब्सेंट होती है, कुछ के अंदर प्रेजेंट होती है, कुछ के अंदर बहुत पतली सी थिन सी लेयर होती है, ना होने के बराबर। तो होपफुली कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।